अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग। मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। कुछ बातें बोलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हम सबको मिलकर इसके बारे में बहुत गौर से सोचने की ज़रूरत है, बहुत गंभीरता के साथ इसके ऊपर ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर अब बेड्स नहीं मिल रहे हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जितने भी बेड्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन आज मैं कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से बहुत कुछ नहीं कहने के लिए आया हूँ। एक ऐसी बात आप लोगों के सामने रखने के लिए, पिछले 17 सालों से मैंने ख़ुद अपनी आँखों के सामने उस घटना को देखा है और उसके बदलते स्वरूप को मैं पिछले 17 सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ। और वही बात मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि किस तरह सत्ता में बैठे हुए लोग या जिन जिन की भी सरकारें जब कभी आई है तो उन लोगों ने एक हत्या के मामले को किस तरह से उसका रंग बदलने की कोशिश की है। ये मामला मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा, क्योंकि 17 साल पहले की ये घटना है। लेकिन उससे पहले मैं आज राष्ट्रवादी कांग्रेस का वर्धापन दिन है। आज 21 साल पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस का जन्म हुआ था। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस को वो इसलिए कि ये जो घटना मैं बताने के लिए जा रहा हूँ उसका और राष्ट्रवादी कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा संबंध है। और जब आप ये पूरी बातें जब आपको मैं बता दूंगा तो आप खुद मानेंगे कि मैं इसके अंदर कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि अब इतना पुराना बात हो गई है, आप क्यों इसे निकाल रहे हैं। सवाल ये है कि एक माँ की तड़प अपने बच्चे के कातिलों को सज़ा दिलाने के लिए पिछले 17 सालों से वो माँ लड़ रही है, सरकार के ख़िलाफ़ अदालतों के चक्कर काट रही है। और जब 2 दिन पहले एक ऐसा फ़ैसला आता है जो पूरी न्याय प्रणाली के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है, पूरा जुडिशियल सिस्टम का एक मजाक उड़ा कर रख देता है। इट्स लाइक मेकिंग अ मॉकरी ऑफ अ जुडिशियल सिस्टम। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है। तो ऐसे मौके के ऊपर आपके पास 2 ही उपाय है, या तो खामोश बैठे रहो और देखते रहो क्या चल रहा है, या कम से कम आवाज़ से उठाओ। मैं समझता हूँ मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो खामोश बैठूँगा, मैं आवाज़ ज़रूर उठाऊँगा। इसीलिए आज का जब मैं ये फेसबुक पेज के लिए मैंने आज ये डिक्लेयर किया कि 8 बजे मैं यहाँ पर आऊँगा, तो मैंने महाराष्ट्र के कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ के लीडर्स को भी कहा कि आप में शायद बोलने की हिम्मत नहीं हो सकती है अपने नेताओं के, अपने पार्टी के ख़िलाफ़, लेकिन कम से कम सुनिए आप, और हकीकत सुनने के बाद आप खुद फैसला करिए कि कौन सही है कौन गलत। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि दिसंबर 2002 2 दिसंबर 2002 को मुंबई के घाटकोपर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर 2 लोगों की जान गई थी, आतंकी हमला था। उसके बाद 23 दिसंबर को, यानी कि उसी महीने के 20-21 दिन के बाद, पुलिस ने एक ख्वाजा यूनुस नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 27 साल जिसकी उम्र थी, जो मराठवाड़ा के परभनी से ताल्लुक़ रखता था, उसको पुलिस वालों ने उठाया और कहा कि यह आतंकी है, इसका कहीं ना कहीं हाथ है इस घाटकोपर के ब्लास्ट के अंदर। पुलिस के पास उस वक्त क्या था पता नहीं, लेकिन जो लोग ख्वाजा यूनुस को जानते थे और जो इस ब्लास्ट के अंदर जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था, तो ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक डॉक्टर था, कई सारे प्रोफेशनल्स थे। यानी कि उस वक्त एक ऐसी साजिश रची जा रही थी कि पहले कहीं पर भी कुछ होता तो किसी झोपड़पट्टी में जाते और किसी गुंडे मवाली लड़कों को उठाकर उन्हें आतंक के मामले के अंदर डाल दिया जाता था। लेकिन हमने देखा कि जब मालेगांव का ब्लास्ट हुआ था, तो मालेगांव के ब्लास्ट के अंदर कितने सारे प्रोफेशनल्स को अरेस्ट किया गया था। उसमें भी बहुत पढ़े लिखे लड़के थे, उसमें भी डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, MBA पास आउट थे। हुआ ये कि उस वक्त भी कई सवाल उठाए गए थे कि ये लोगों को ज़बरदस्ती अंदर डाला गया,
हमने खुद ने सवाल उठाए थे। उस वक्त मैं पत्रकार था और मैं भी जानता था कि ये लोगों को ज़बरदस्ती उठाया गया, और हकीकत वही हुआ कि आखिर में 8 साल जेल में काटने के बाद मालेगांव के वो 8-9 लड़कों को अदालत ने बाइज्जत बरी किया, रिहा हो गए। ये जो मामला था ख्वाजा यूनुस का, जब 23 तारीख के दिन इसे अरेस्ट किया गया, अरेस्ट करने के बाद इसके साथ और भी लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इन्हें लेकर आया गया, और घाटकोपर पुलिस स्टेशन के अंदर इन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया था। 3rd डिग्री टॉर्चर मतलब इस तरह से इन्हें मारा गया था। ख्वाजा यूनुस का जब टॉर्चर किया जा रहा था, ख्वाजा यूनुस को जब मारा जा रहा था पुलिस वालों की तरफ से, तो उसी के बाजू के जो एक हॉल था जिसके बीच में सिर्फ एक कागज़ का, एक खिड़की के ऊपर एक कागज़ लगा हुआ था, यानी कि जब किसी को टॉर्चर किया जा रहा था तो बाजू के कमरे में पूरी आवाज़ें आ रही थी, और उस बाजू के कमरे में एक डॉक्टर था जिसे इस केस के अंदर अरेस्ट किया गया था। वो खुद सुन रहा था कि किस तरह से इसे मारा पीटा जा रहा था, और इतना मारा गया था उसे, ख्वाजा यूनुस को, कि उसने खून की ख़ै कर दी थी, खून की वॉमिटिंग उससे हो गई थी, और उसी दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद ये हुआ कि 23 जनवरी यानी कि तकरीबन 1 महीने के बाद अब ये मामले को किस तरह से रफा दफा करना है। हत्या तो हो गई है, उसकी बॉडी, अगर ख्वाजा यूनुस जिंदा है तो कहाँ है, और अगर मर गया है तो आज तक उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। स्वाभाविक है कि उसकी माँ ने, उसके पिताजी ने, उसके वालिद ने अदालत के अंदर एक अपील दायर की और ये कहा कि हमारा बेटा डिसअपियर हो गया है, हमें इसकी इंक्वायरी करने की इजाज़त दी जाए, पुलिस को हिदायत की जाए। 23 जनवरी 2003 को घाटकोपर पुलिस स्टेशन के एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे सचिन वज़े, उस वक्त वो API थे और उनके साथ कुछ पुलिस वाले थे। उन्होंने ये बताया मीडिया के अंदर, मुझे याद है अच्छी तरह से कि मीडिया के अंदर ये ख़बर आई, हम लोगों को ये बताया गया कि एक बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी को मुंबई से औरंगाबाद लाते हुए और यहाँ से उसे परभनी ले जाने वाले थे। रास्ते में उसने हथकड़ी खोलकर वो फ़रार हो गया। पुलिस वालों ने बताया कि हमने अहमदनगर के पास, पारनेर के पास जब गाड़ी रोकी और हम लोग पेशाब करने के लिए नीचे उतरे, हम लोग 3-4 पुलिस वाले थे, तो ये जो ख्वाजा यूनुस है, जिसे ये बताया जाता है कि उसके हाथ में हथकड़ी थी और जिस जीप के अंदर वो जा रहा था तो वो हथकड़ी का एक हिस्सा जो है वो जीप के रॉड को लॉक किया गया था, यानी कि ख्वाजा यूनुस इस तरह से उसके हाथ को हथकड़ी लगी हुई थी और वो जीप के अंदर बैठा हुआ था। पुलिस वालों का कहना है कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर क्या उतरे, इसने है तो हथकड़ी खोली और ये फ़रार हो गया। दरअसल ये एक मनगढ़ंत कहानी थी। इसलिए ये कहानी थी कि क्योंकि ख्वाजा यूनुस का पहले ही मार दिया गया था, अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये बताना था कि अभी हमने इसका क्या किए, तो ये फ़रार हो गया। उसके बाद उसके माँ बाप ने कोर्ट के अंदर ये किया कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, CID के ज़रिए इंक्वायरी करवाने की उन्होंने अपील की। हुआ ये कि CID की इंक्वायरी के लिए उस वक्त कांग्रेस और NCP की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये मामला CID के हवाले नहीं करेंगे। आखिरकार ख्वाजा यूनुस के वालिद वालदा ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर अपील करी और उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा पुलिस की कस्टडी से भाग गया है, ये कह रहे हैं, हमें शक है कि हमारे बच्चे को मार दिया गया है। हाई कोर्ट ने आदेश दिया और ये मामला CID के पास गया। अब देखिए, CID ने इतने अच्छे तरीके से इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया। मैं सलाम करता हूँ CID के उन ऑफिसर्स का जिन्होंने पूरे तह तक जाकर इस केस की छानबीन की, और इस छानबीन के दौरान उन्होंने ये बताया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि ख्वाजा यूनुस की हत्या कर दी गई, और उन्होंने 14 पुलिस वालों के नाम लिया कि ये 14 पुलिस वाले इस हत्या के अंदर शामिल है और ये 14 के ऊपर मर्डर का केस चलाना चाहिए करके। लेकिन ये था कि उस वक्त कांग्रेस और NCP की सरकार थी। उन्होंने जब CID ने रिपोर्ट फाइल की, CID ने जब चार्जशीट फाइल की, तो उस वक्त की कांग्रेस और NCP सरकार, और मैं NCP इसलिए कहता हूँ
क्योंकि उस वक्त भी गृह मंत्रालय जो था, होम डिपार्टमेंट जो इस बारे में सब फैसले लेता है, वो एनसीपी के पास था। और उस वक्त के एनसीपी के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर थे आर पाटिल साहब, दिवंगत आर पाटिल साहब, जो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम 14 लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ 4 लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो 4 लोग जो उस वक्त पारनेर के पास जब ये लड़का फरार हुआ था और आखिरी मर्तबा देखा गया था, तो हम सिर्फ ये 4 पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। यानी कि जिस पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए आपने इंक्वायरी करवाए और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट के अंदर ये आता है कि 14 पुलिस वाले इसके अंदर दोषी है, तो सरकार कहती है, सरकार नहीं, माफ करिएगा, एनसीपी कहती है, एनसीपी के नेता कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ 4 ही पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। हुआ वैसे ही, 4 ही लोगों के ऊपर ये केस चला और चार्जशीट सबमिट की गई। और उस चार्जशीट के अंदर ये था कि मर्डर का, यानी कि हत्या का मामला रजिस्टर किया गया, जिसके अंदर सचिन वजे जो उस वक्त के एपीआई थे उनके ऊपर और 3 उनके साथ अलग कांस्टेबल्स थे, इन लोगों के ऊपर मर्डर का केस, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि सबूत मिटाने का, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इस हत्या की पूरी साजिश रचने का पूरा केस इनका रजिस्टर हुआ। सीआईडी ने चार्जशीट कोर्ट के अंदर दाखिल की। सीआईडी मतलब ये होता है कि ये किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने नहीं किया है। सीआईडी का मतलब ये है कि सरकार ने खुद माना कि ये हत्या है, ये हत्या के अंदर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की गई है और इसके साथ ये एविडेंस को वाइप करने के लिए पूरा एविडेंस खत्म कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो सरकार ने खुद चार्जशीट सीआईडी के जरिए कोर्ट में फाइल की कि ये 4 लोग उसके ऊपर दोषी है। अब मजे की बात ये है कि जो पुलिस ऑफिसर्स, जो 4 पुलिस ऑफिसर्स इनके ऊपर ये जो क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए थे, इनका केस 2003 से लेके आज 2020 है, यानी कि 17 साल हो गए हैं, अभी भी ये केस अदालत के अंदर चल रहा है। पहला गवाह जो इसके अंदर अदालत के अंदर जो पेश हुआ, वो एक डॉक्टर है। वो डॉक्टर ने अपने गवाही के दौरान अदालत के अंदर खड़े रहकर, वो डॉक्टर भी खुद एक आरोपी बनाया गया था। पुलिस वालों का कहना था ये डॉक्टर भी इसके अंदर, इस आतंकी बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर शामिल था। उस डॉक्टर के साथ साथ और भी ऐसे 17 लोग थे, कुल मिलाकर ऐसे 18 लोगों को, जिन्हें सब के सब बाद में सबको या तो डिस्चार्ज कर दिया गया या एक्विटल उन लोगों का हो गया। ये डॉक्टर ने 2018 के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर ये बताया कि जब ख्वाजा यूनुस को पुलिस मार रही थी तो मैं बाजू के उसमें ही था और मैं सुन रहा था। ये 4 पुलिस वाले थे जो अलग थे, जिनके ऊपर केस रजिस्टर किया गया था। जो लोगों ने ये बताया था कि ये ख्वाजा यूनुस हमारी गाड़ी में से निकल के भाग गया है करके, ये अलग थे। लेकिन उसे टॉर्चर करने वाले 4 पुलिस वाले अलग थे, जिसके अंदर एक एसीपी रैंक के, और ये सब शार्प शूटर्स बताए जाते थे। इन लोगों का इनको एक पदवी दी गई थी, ये सब शार्प शूटर्स है मुंबई के, कि इनके हाथ में हथियार दे डालो तो ये किसी का भी बड़े अच्छे तरीके से शूट टू किल वाले ऑफिसर्स, इनको ये पदवी दी गई थी। तो इन लोगों ने ये डॉक्टर ने जब अदालत के अंदर ये बताया कि उसे इस तरह से मारा गया था कि उसको खून की वॉमिटिंग हो गई थी, फिर डॉक्टर को बुलाया गया था और मैं पूरा सुन रहा था कि क्या हो रहा है करके, और डॉक्टर ने कहा था कि ये मर गया है करके, इस तरह की बातें बहुत सारी सामने आई थी। जब ये बात कोर्ट के अंदर हुई तो उस वक्त स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो लड़ने वाले सब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर DU मिरजकर इनका नाम था। DU मिरजकर ने जब ये एविडेंस को और ये जब विटनेस को सुना कि ऐसे ये 4 पुलिस वाले थे, उन्होंने अदालत के अंदर एक एप्लीकेशन मूव किया और एप्लीकेशन मूव करके ये कहा कि ये जो 4 पुलिस वाले हैं जिनको एक्यूज नहीं बनाया, तो उन्होंने अदालत से कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए, पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया गया कि ये 4 पुलिस वालों को भी आप एक्यूज बनाए इसके हत्या के अंदर, ख्वाजा यूनुस की हत्या के अंदर। देखिएगा कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन कैसा खेल खेला जाता है, क्योंकि मरने वाला तो एक नौजवान लड़का था, उसके लिए कौन कितनी मेहनत करने वाला है। हुआ ये कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार थी। ये 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। 2018 के अंदर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जब मिरजकर जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने अदालत के अंदर ये फाइल किया एप्लीकेशन कि ये पुलिस वालों को भी आरोपी बनाया जाए, तो उन्हें फौरन 1 महीने के अंदर उस पद से हटा दिया गया।
यानी कि जो सरकारी वकील ये केस की पैरवी कर रहा था और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था, उससे कहा गया कि नहीं, अब आप यहाँ से इस केस में आप इंटरेस्ट मत लीजिएगा, अब आप जाइएगा करके उन्हें इस केस में से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो था, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जगह महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी 2018 के अंदर, उन्होंने एक चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ सेशंस कोर्ट जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया, ये मिरजकर साहब की जगह के ऊपर एक चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। जबकि 2014 का कानून ये कहता है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कहीं पर भी किसी कस्टोडियल डेथ अगर किसी की होती है तो उसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ही केस लड़ना चाहिए। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये किसी और का ऑर्डर नहीं है, बल्कि उसी ऑर्डर है कि 2014 का ये ऑर्डर है कि जिसके अंदर अगर कस्टोडियल डेथ, किसी को मार दिया जाता है पुलिस के लॉकअप के अंदर या पुलिस के हाथ से किसी की हत्या हो जाती है, तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो उसको दरकिनार किया गया। अब हुआ ये कि ख्वाजा यूनुस की माँ ने, हाँ ये बताना मैं भूल गया कि इन 17 सालों के अंदर अगर ख्वाजा यूनुस के लिए कोई लड़ रहा था तो उसके बुजुर्ग माँ, उसकी बुजुर्ग माँ और उसके बुजुर्ग बाप थे। मुझे आज भी याद है, मैं उस वक्त पत्रकार था और मैं उस वक्त ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैं परभनी आया था, और इनके बुजुर्ग बाप से और माँ से जब मिला था तो मुझे आज भी ख्वाजा यूनुस के बाप के वो थरथराते हुए हाथ, जब मैंने उनसे हाथ मिलाया था, उन्होंने बहुत देर तक मेरा हाथ पकड़े हुए थे, और उनकी माँ के आंसू आज भी मुझे याद है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे मेरा हाथ क्यों पकड़े हुए है। तब उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा बेटा भी आप ही के जैसा है, उसकी भी मूछियाँ आपके जैसी है करके। तब मुझे ये एहसास हुआ था कि मुझे पता नहीं था कि ये ख्वाजा यूनुस का क्या रोल है, क्या नहीं है। ये तो हम अदालत का जो भी फैसला आया था मानते, लेकिन उस माँ बाप की तड़प को मैंने देखा था। और मुझे आज भी याद है कि ख्वाजा यूनुस के बाप ने मुझे टीवी के ऊपर एक बात कही थी, मेरे कैमरे के ऊपर एक कहा था कि बेटा, अगर मेरा बेटा अगर 1% भी अगर आतंक के मामले के अंदर या दहशतगर्दी के मामले के अंदर अगर ये रहेगा, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सरकार मुझे इतनी इजाज़त देना कि मैं अपने बेटे को फांसी के ऊपर लटकाऊं करके। लेकिन दोनों माँ बाप ने बिलक बिलक कर रोते हुए मुझसे ये कहा था कि हमारा बेटा बेकसूर है, उसे ज़बरदस्ती के फंसाया जा रहा है करके। और उस वक्त मैंने उनसे, एक पत्रकार की हैसियत से मैंने उनसे ये कहा था कि मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। अगर आपका बेटा दोषी है तो यकीनन उसे सज़ा होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो यकीनन मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। इन 17 सालों के अंदर जब ये दोनों माँ बाप अपने बेटे के लिए, इंसाफ के लिए लड़ते रहे, उसी दौरान बाप का देहांत हो जाता है, ख्वाजा यूनुस के बाप का इंतकाल हो जाता है, वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब यानी कि 17 साल हो गया है, लेकिन आज भी उनकी माँ आसिया बेगम, ख्वाजा यूनुस की माँ, जिसकी उम्र मैं समझता हूँ कि 70-75 साल होंगी, लेकिन आज भी वो ये केस को लड़ रही है, ये कि इस उम्मीद के ऊपर लड़ रही है कि मुझे कहीं ना कहीं इंसाफ ज़रूर मिलेगा, मेरे बच्चों के कातिलों को मैं सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी करके। इस उम्मीद से वो अदालत में ये केस दायर की है। लेकिन देखिएगा इस देश का कानून कैसा है कि 17 साल होने के बावजूद भी एक माँ अपने बच्चे को कानून नहीं दिला सक रही है, इंसाफ नहीं दिला सक रही है, बल्कि उल्टा क्या उसे दिया गया है। तो सुनिए आप, अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ये फैसला लेती है, और महाराष्ट्र सरकार ने ही बीच का एक लिंक इसमें से ये टूट गया था कि 2008 के अंदर यही जो इंस्पेक्टर है सचिन वजे, ये अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे देते हैं। नौकरी से इस्तीफ़ा देने के बाद ये पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट, एनसीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट, उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करती है। तो ये जो साहब है इंस्पेक्टर सचिन वजे, ये रिज़ाइन करने के बाद 2000 शिवसेना को ज्वाइन कर लेते हैं। ये शिवसेना में ज्वाइन कर लेते हैं, और ऐसे वक्त में ज्वाइन करते हैं जब उद्धव ठाकरे साहब वहाँ पर उनकी पहली रैली मुंबई की जब होती है, सचिन वजे साहब शिवसेना ज्वाइन करते हैं 2008 के अंदर। दशहरा रैली शिवसेना की बहुत धूमधाम से, बहुत बड़ी रैली मुंबई के अंदर निकली जाती है, बहुत बड़ा जुलूस होता है। साल भर शिवसैनिक उस दिन का इंतज़ार करते हैं कि दशहरा रैली के अंदर क्या होगा।
और उस दशहरा रैली के अंदर सचिन वजेश शिवसेना ज्वाइन कर लेते हैं। यानी कि एक बात तो तय है कि अभी जो सरकार बैठी है वो शिवसेना की है। मारा जिस वक्त गया था उस वक्त एनसीपी और कांग्रेस की सरकार थी। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का रोल ज़रूर है इस 17 साल पुराने केस के अंदर। अब हुआ ये है कि 2 दिन पहले सरकार ये फैसला करती है कि ये जितने भी 4 पुलिस वाले हैं, ये चारों पुलिस वालों को दोबारा नौकरी के ऊपर रखा जाए, और ये चारों के चारों पुलिस वाले अब मुंबई पुलिस के अंदर दोबारा ज्वाइन हो गए हैं। 2 दिन पहले ही इन्हें अपना पत्र दे दिया गया है, ये ड्यूटी ज्वाइन भी कर लिए है। अब आप सोचिएगा कि जिनके ऊपर हत्या का मामला है, जिनके ऊपर उन्हीं के डिपार्टमेंट की सीआईडी रिपोर्ट कहती है कि ये लोग मर्डर में इन्वॉल्व है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ये है, और इनके ऊपर एविडेंस को नष्ट करने का आरोप है, वही सरकार इन्हें दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर शामिल कर लेती है। आप सोचिएगा कि उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो माँ 17 सालों से इंतज़ार कर रही थी कि मैं अपने बच्चे के कातिलों को मैं सज़ा दिलवाऊंगी, और उन्हें ये फ़ैसला। अब सवाल यही है कि 2003 में जब इसकी हत्या हुई थी उस वक्त आर पाटिल साहब थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, और इस बार जब ये फैसला लिया गया है तो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के पास ही गृह मंत्रालय है, होम डिपार्टमेंट है, अनिल देशमुख साहब है, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब हम ये पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ये चारों पुलिस वालों को हम नौकरी के ऊपर रख लेंगे करके। मेरा यही सवाल है कि क्या देश में कानून इस तरह से चलेगा? एक इंसान की परभनी के एक छोटे से घर में रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसके बहुत सारे ख्वाब थे, जिसके माँ बाप ने इतनी मेहनतों के साथ उसको पढ़ाया लिखाया था, 17 साल तक वो एक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। उसकी माँ ने अदालत के अंदर जब ये फ़ैसला लिया सरकार ने कि हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हटाकर चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसने माँ ने है तो फिर कोर्ट के अंदर अपील डाली कि नहीं, हाँ इसको है तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ही लड़ना चाहिए करके 2018 से वो मामला बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर प्रलंबित है, यानी कि वो पेंडिंग है। और साथ ही साथ उसकी माँ ने, जब सीआईडी ने ये कहा था कि इसके अंदर 4 लोगों का हाथ नहीं है, 14 पुलिस वाले इसके अंदर शामिल है, तो एक अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दायर की गई थी कि ये 14 के 14 को आरोपी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर पेंडिंग है। आप सोचिएगा कि इस देश की न्याय प्रणाली हम बहुत इज्जत करते हैं, और आखिर में हमको यही कहना है कि अगर इस न्याय प्रणाली के ऊपर अगर विश्वास लोगों का ख़त्म हो जाएगा, अगर जुडिशल सिस्टम के ऊपर अगर लोगों का विश्वास ख़त्म हो जाएगा, तो लोग आखिर जाएंगे कहाँ? हमारी जुडिशरी को हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं हमको सवाल उठाने पड़ेंगे। मैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह साहब से ये कहना चाहूँगा कि सर, आपका ऑर्डर है, आपने उनको ये लेटर दिया है, मैं आपसे सिर्फ ये विनती करना चाहूँगा, एक लड़के के हत्यारों का फैसला अदालत से आने दीजिएगा। आप जो वर्दी पहनकर जिस पोस्ट के ऊपर बैठे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर की, बहुत ऊंची पोस्ट है सर, बहुत ऊंची पोस्ट है, बहुत ऊंचे ओहदे के ऊपर बैठे हैं, लेकिन अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए अगर आप इस तरह के फैसले लेंगे तो यकीन मानिए आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की उस वर्दी के ऊपर कहीं ना कहीं एक ऐसा दाग लगा रहे हैं जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन परमबीर सिंह साहब, आपको भी ये सोचना चाहिए कि क्या आपने ये जो फैसला लिया है, क्या ये सही फैसला है? अगर आप इस तरह के अगर फैसले लेंगे तो लोग इंसाफ के लिए जाएंगे कहाँ? आप तो मुंबई पुलिस कमिश्नर के सबसे बड़े सुप्रीम बॉस है। आप किसी ना किसी को तो खुश करने के लिए, या तो आपने अपने गृह मंत्री अनिल देशमुख को खुश करने के लिए, या अपने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब को खुश करने के लिए आपने ये फैसला लिया है, लेकिन आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बंधे हुए नहीं है। आपको यू विल हैव टू गो बाय द रूल बुक, और रूल बुक यही कहता है जो सही है आपको उसके साथ खड़े रहना पड़ेगा। मैं तमाम लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा, जब मैंने ये कहा कि मैं आज 8 बजे एक अलग मामले के अंदर सामने आने वाला हूँ, कि आप क्यों इस बारे में कह रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई कोरोना के बारे में कहो, इतने सारे लोग मर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कोरोना उतना ही गंभीर विषय है, उसके बारे में भी चर्चा होनी और हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इस बारे में बात कौन करेगा? क्यों खामोश बैठे हैं वो लोग?
क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे हैं वो लोग जो मुसलमानों के वोट तो चाहते हैं, कांग्रेस और एनसीपी के वो लोग जो अपने आकाओं के पीछे है, सिर्फ एक छोटे से ओहदे के लिए, एक छोटी सी पोस्ट के लिए क्यों अपने नेताओं से ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि साहब आपने ये जो फैसला लिया है क्या ये सही है, क्या ये गलत है। जिस दिन आप सवाल करना शुरू करेंगे तो यकीन मानो इस तरह की घटनाओं के ऊपर हम रोक लगा सकते हैं। वरना ख्वाजा यूनुस की बारी कल थी, आने वाले कल के अंदर हो सकता है कि किसी और की बारी भी आ जाए। अगर आज आप उसके लिए खामोश है तो हो सकता है कि कल जब आपकी बारी आएगी या जब मेरी बारी आएगी तब भी बहुत सारे लोगों को खामोश रहना पड़ेगा, ये कह के हुए कि नहीं जब वो हुआ था तो मैं खामोश था, आज मेरी बारी आई तो वो भी खामोश है। बस यही कहना चाहूँगा कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ है, अगर क़ानून है तो वो क़ानून दिख कर भी आना चाहिए। हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आज क्या हो रहा है। महज सिर्फ आंदोलन करने के लिए एक प्रेग्नेंट लड़की को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, कोर्ट उसे बेल नहीं देती है। कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं और यही गलत बात मैं आपके सामने लाने के लिए आज यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसको, जितनी भी बातें मैंने आपसे कही है, इसको राजनीति के चश्मे से मत देखिएगा। एक इंसान जो आपका भी बेटा हो सकता है, जो आपका भी भाई हो सकता है। मुझे मालूम है कि बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर मुझे ट्रोल किया जाएगा, मुझे ये बताया जाएगा कि नहीं आप इसको क्यों बोल रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिसकी सत्ता है उसको जवाबदारी बनती है और वही सत्ता की जवाबदारी मैं लोगों को याद दिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये केस के ऊपर जल्द से जल्द फैसला आएगा और इंसाफ ख्वाजा यूनुस की माँ को ज़रूर मिलेगा। वो माँ जो इस इंतज़ार में पिछले 17 साल से बैठी हुई है कि इस देश की न्याय प्रणाली के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा।